नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की कक्षा में। मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होकर के हमारी वीडियो देख रहे होंगे। मित्रों, विगत 4-5 महीने से आप भरपूर मात्रा में वीडियो देख रहे होंगे। हमने भी कोशिश की कि पूरा सिलेबस आपके प्रोवाइड किया जाए और उम्मीद के साथ हमने जो क्लास चलाई थी वो उस उम्मीदों पर आप खरे उतरे और हमने भी पूरा सहयोग आपका प्रदान किया, आपने भी दिया। मित्रों, कल की कक्षा में हमने आपको ये बताया था कि बाजार दर्शन जो पाठ है उसका क्या क्या सार इसके हिसाब से हमने बता दिया था। कुछ प्रश्न ऐसे थे जो हमें लिखाना था, बाद के क्वेश्चन तो हम पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं इस पाठ के मेन चीज। तो पहले तो अपन देख लेते हैं इस पाठ का प्रतिपाद या आशय या कथ या भाव, जो भी एक ही बात है, सारांश इस पाठ का क्या है। तो देखिएगा, लेखक ने ये जो बाजार दर्शन निबंध लेखक के द्वारा लिखा गया था, इस निबंध में लेखक ने आधुनिक काल के बाजारवाद और उपभोक्तावाद का चिंतन किया। आधुनिक काल के बाजारवाद और उपभोक्तावाद का चिंतन कर इसके मूल तत्व को समझने का, आधुनिक काल के बाजारवाद और उपभोक्तावाद का चिंतन कर इसके मूल तत्व को समझाने का प्रयास किया है। लेखक हमें समझाना चाह रहा है कि आधुनिक काल का जो बाजारवाद है, आधुनिक काल का जो उपभोक्तावाद है, उसको हम कैसे समझें, तो उसको इस पाठ के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया। इसका प्रतिवाद यही है। लेखक ये कह रहा है कि इस पाठ का प्रतिपाद्य क्या है। इस पाठ का प्रतिपाद ये है कि व्यक्ति को, मैं हिंट लिख रहा हूं आपके हिसाब से देखना, व्यक्ति को बाजार के आकर्षण से बचना चाहिए। व्यक्ति को बाजार के आकर्षण से बचना चाहिए। अपनी परचेजिंग पावर का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। परचेजिंग पावर, अगर जो आपकी खरीदने की क्षमता है, और अपनी परचेजिंग, इंग्लिश शब्द कह सकते, पावर का, आपके पास पैसा है तो उसे सदुपयोग रूप में खर्च करिए। करना चाहिए। बाजार के आकर्षण से बचना चाहिए, परचेजिंग पावर का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और मन में आवश्यकताओं का निश्चय करके ही बाजार जाना चाहिए। पहली बात, हमें पता रहना चाहिए हमें बाजार से खरीदना क्या है। तीन चीज़ें आपको याद रखनी इस पाठ का प्रतिव्यक्ति की। यह व्यक्ति, कवि लेखक बताना चाह रहा है कि व्यक्ति को बाजार के आकर्षण से बचना चाहिए और परचेजिंग पावर का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और मन में आवश्यकताओं का निश्चय करके ही बाजार जाना चाहिए। ऐसा अगर करेगा तभी उसे बाजार का लाभ मिलेगा। तो यहाँ इस लाइन से एक प्रश्न और बन गया कि बाजार का लाभ कब मिलेगा, व्यक्ति को बाजार का लाभ कब मिलेगा। तो इसका प्रश्न आप उत्तर बना सकते हैं
कि व्यक्ति को बाजार के आकर्षण से बचना चाहिए, परचेजिंग पावर का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, और जब भी घर से बाजार के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए निकलें तो हमें मन में आवश्यकता को निश्चय करके जाना चाहिए कि हमें ये सामान लाना है, तभी बाजार की सार्थकता है और ऐसे ही बाजार का लाभ मिल सकता है। आइएगा अगले प्रश्न पर अपन चलते हैं। तो ये छोटे छोटे जो प्रश्न हैं ना उनके बारे में जैसे बन रहे हैं वो प्रश्न हमें देखिए कि बाजार में खड़े होकर के आदमी को कैसा लगता है। बाजार में खड़े होकर के आदमी को कैसा लगता है। एक प्रश्न इसका ऐसा बनता है कि बाजार का आमंत्रण कैसा होता है। बाजार का आमंत्रण, बाजार जो बुलाता है कि आइए, तो बोलता थोड़ी है वो। जैसे कोई सामान बेचने वाले होते हैं वो आवाज़ लगाते हैं, लेकिन बाजार जो होता है वो बुलाता तो है लेकिन कहता नहीं है। तो प्रश्न ये बनता है कि बाजार का आमंत्रण कैसा होता है। तो आग्रह से रहित कैसा होता है, आग्रह से रहित, एकदम मूक होता है, यानी कहता नहीं है लेकिन लोग उसके आकर्षण में आते हैं। ऐसा एकदम मूक होता है, आग्रह से रहित, एकदम मूक होता है। अब एक प्रश्न ऐसा भी आता है कि पूरा पाठ जिस शब्द पर डिपेंड कर रहा है इसका, और वो शब्द है बाजार का जादू, कि बाजार में जादू होता है। इसका आशय क्या है, हम कैसे कहें कि बाजार में जादू होता है। देखिएगा तो हेडिंग हम डालते हैं बाजार का जादू, आप प्रश्न डालना बाजार के जादू से क्या आशय है। तो बाजार में जादू है, इससे क्या आशय है, इससे आशय है बाजार में मिलने वाली तरह तरह की लुभावनी, बाजार में जादू है। अब ये लाइन आती है साहब कि बाजार में जादू क्या है, इस लाइन का आशय क्या है। तो हम लिख सकते हैं इसका आशय कि बाजार में मिलने वाली तरह तरह की लुभावनी, बाजार में मिलने वाली तरह तरह की लुभावनी, लुभावनी जानते जो मन को मोह लेती, अच्छी लगती है, लुभावनी और भड़कीली वस्तुओं का आकर्षण। क्या है भाई साहब, वो बाजार का जादू। इन सारी चीज़ों का हमें अध्ययन करना है। लेखक ने दो चीज़ और बताई इस पाठ में, कि एक तो निर्बल बताया है और एक सबल बताया है। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि लेखक के अनुसार निर्बल कौन है और सबल कौन है। तो लेखक ने कहा कि ऐसे व्यक्ति जो तृष्णा से, लालसा से और संचय की प्रवृत्ति से ग्रस्त हैं। तृष्णा, लालसा और संचय जो इकट्ठा करना चाहते हैं, तृष्णा, लालसा और संचय की प्रवृत्ति से ग्रस्त हैं, ऐसे व्यक्ति लेखक की नज़र में निर्बल है। कैसे हैं, निर्बल हैं। कैसे हैं, निर्बल, और सांसारिक आसक्ति और कामनाओं से जो मुक्त हैं। सांसारिक आसक्ति और कामनाओं से जो मुक्त हैं वे लेखक की नज़र में सबल हैं। कैसे हैं, सबल हैं। तो मित्रों ये सारी जो चीज़ें हमने अभी लास्ट में अपन देख रहे हैं, तो इसको मेन चीज़ अब देखें, लेखक के अनुसार निर्बल कौन है और सबल कौन है। तो हम पहले तो देखते हैं, प्रश्न आपके अनुसार बनाना कि लेखक के अनुसार निर्बल कौन है। मैं तो टॉपिक लिख रहा हूँ, लेखक के अनुसार निर्बल कौन है। तो तृष्णा, लालसा और संचय, तीन चीज। तृष्णा, लालसा और संचय की प्रवृत्ति से ग्रस्त। तृष्णा, लालसा और संचय की प्रवृत्ति से ग्रस्त व्यक्ति
ग्रस्त व्यक्ति निर्बल है। और उसके बाद अपन चलते हैं सबल। लेखक की नज़र में सबल कौन है? लेखक की नज़र में सबल कौन है? सांसारिक आसक्ति और कामनाओं से मुक्त, सांसारिक आसक्ति और कामनाओं से जो मुक्त हैं, लेखक की नज़र में वो कैसे हैं? सबल है। कैसे हैं? सबल है साहब। एक प्रश्न इसमें थोड़ा सा बड़ा है कि प्रश्न ये है कि हमें बाजार से वस्तुएं खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमें बाजार से, अगर हम बाजार जा रहे हैं और वस्तु खरीदने, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बाजार से वस्तुएं खरीदते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिख रहा हूं। देखें, बाजार से वस्तुएं खरीदते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिएगा, बाजार से वस्तुएं खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बात है। मैंने एक चीज़ तो आपको कल भी बताई थी, बाजार में जादू होता है, और वो जादू कब, उस जादू की एक मर्यादा भी है। उस जादू का मर्यादा ये है कि जब जेब भरा और मन खाली हो, तब इस बाजार का जादू चलता है। और इससे बचने का एकमात्र उपाय है कि मन भरा होना चाहिए, कभी भी मन खाली होना नहीं चाहिए। तो वही बात है कि बाजार से वस्तुएं खरीदते समय मन भरा रहना चाहिए। तो पहली बात, मन भरा रहना चाहिए, अर्थात हमें पता होना चाहिए कि हमें खरीदना क्या है, और चीज़ों की तरफ हमारी लालसा होनी नहीं चाहिए। मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, मन पर नियंत्रण रहना चाहिए। और तीसरे पॉइंट में इसमें बन रहा है, क्रय शक्ति होने पर भी लालच नहीं रखना चाहिए। खूब है आपके पास, मानते हैं परचेजिंग पावर है, लेकिन फिर भी क्या आपके पास पैसा है, खरीद चलो यार। क्रय शक्ति होने पर भी लालच नहीं रखना चाहिए, और बाजार की चकाचौंध से बचना चाहिए। बाजार के चकाचौंध से बचना चाहिए। उपयोगी एवं आवश्यक चीज़ों को खरीदने का ही, उपयोगी एवं आवश्यक चीज़ों को खरीदने का
दृढ़ निश्चय करना चाहिए। उपयोगी एवं जो अच्छी वस्तुएं हैं उनको खरीदने का दृढ़ निश्चय करना चाहिए और व्यर्थ की लालसा से सर्वथा मुक्त रहना चाहिए। व्यर्थ की लालसा से सर्वथा मुक्त रहना चाहिए। ये बाजार जाते समय कुछ चीज़ें हैं और परचेजिंग पावर का सदुपयोग करना चाहिए। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाजार जाते समय हमें याद रखनी चाहिए। अब एक आध दो क्वेश्चन और छोटे छोटे इंच के देखते चाहिए। यहाँ ध्यान रखना, बाजार से वस्तु खरीदते समय मन भरा रहना चाहिए, मन पर नियंत्रण रहना चाहिए, क्रय शक्ति होने पर भी लालच नहीं रखनी चाहिए, बाजार की चकाचौंध से बचना चाहिए, उपयोगी आवश्यक चीज़ों को खरीदने का दृढ़ निश्चय रखना चाहिए और व्यर्थ की लालसा से सर्वथा मुक्त रहना चाहिए, परचेजिंग पावर का सदुपयोग करना चाहिए। मन भरा का अर्थ मैंने आपको बता ही दिया था कि लालसा सर्वथा से मुक्त रहना चाहिए। मन बंद का अर्थ है शून्य का अधिकार और शून्य होने का अधिकार केवल और केवल परमात्मा को है। तो यहाँ प्रश्न ये बनता है कि शून्य होने का अधिकार परमात्मा को क्यों ही है, क्योंकि परमात्मा, अब शून्य होने का अधिकार, शून्य होने का अधिकार किसको है? परमात्मा को। अब क्यों है ये भी हम अपने आप से प्रश्न कर सकते हैं कि शून्य होने का अधिकार परमात्मा को क्यों है? क्योंकि परमात्मा सर्व है, परमात्मा सनातन है, परमात्मा राग द्वेष से मुक्त है और राग द्वेष से रहित है और कामनाओं से मुक्त है, इससे वो शून्य होने का अधिकारी है। तो मैं लिख सकता हूँ परमात्मा सर्व सनातन जो चला रहा है, परमात्मा सर्व सनातन राग द्वेष से रहित, कामनाओं से मुक्त, कामनाओं से मुक्त है, इसलिए उसे शून्य होने का अधिकार है। प्रश्न ये बनता है कि लोभ की जीत और आदमी की हार लोभ की जीत और आदमी की हार कब होती है? कौन सी कंडीशन ऐसी आ जाती है कि लोभ की जीत हो जाती है और आदमी की हार हो जाती है? जब व्यक्ति लोभ के आकर्षण से बचने के लिए बलात् जबरदस्ती मन को बंद कर लेता है, तो ये तो लोभ की जीत ही तो रही, क्योंकि आपका बस नहीं है लोभ पर, इसलिए तो आपने जबरदस्ती मन को बंद कर लिया। तो किसी लोभ के आकर्षण से बचने के लिए मन को जब व्यक्ति आकर्षण से बंद कर लेता है, उसे नकारात्मक बना लेता है, तब लोभ की जीत और आदमी की हार हो जाती है। तो देखें, जब व्यक्ति लोभ के आकर्षण से बचने के लिए, जब व्यक्ति लोभ के आकर्षण से
बचने के लिए मन को बलात्बंद कर लेता है। जबरदस्ती उसे नकारात्मक बना लेता है। तब लोभ की जीत और आदमी की हार होती है। क्या हो जाती है? आदमी की हार हो जाती है। तो मैंने आपसे उस समय भी पाठ पढ़ाया था परसों, जब आपको बता दिया था कि बाजार को विनाशक शक्ति कौन देता है। बाजार को विनाशक शक्ति कौन देता है? तो परचेजिंग पावर से जरूरी, गैर जरूरी आदि सभी तरह का सामान खरीदने वाला। एक लाइन और लिख देता हूँ, परचेजिंग पावर से जरूरी और गैर जरूरी सामान खरीदने वाला बाजार को विनाशक शैतानी शक्ति देता है। ये बात थी साहब। कैसा अर्थशास्त्र मायावी है कि जो अर्थशास्त्र ऐसे बाजार का पोषण करता है, ऐसे विनाशक शक्ति का, वो बाजार कैसा होता है? विनाशक। और एक शब्द और आया था इसमें, बाजारूपन। तो प्रश्न ये बना था कि बाजारूपन का आशय क्या है? तो एक लाइन में लिख लेते हैं बाजारूपन। ऊपरी चमक, दमक और दिखावा, ये बाजारूपन का आशय है। ऊपरी चमक, दमक और दिखावा। और इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि बाजार में खड़े होकर के आदमी को क्या लगता है, बाजार में जैसे ही आदमी जाता है और बाजार की वस्तुओं को देखता है, जैसे ही बाजार में खड़ा हुआ है आदमी, तो उसे लगता है कि ये वस्तु जो मेरे सामने है ये मेरे पास नहीं है और उसे ये वस्तु को खरीदना चाहिए। लेखक ने पैसे को क्या बताया है पता है तुम्हें? लेखक ने पैसे को क्या बताया है? बहुत बड़ा प्रश्न है कि लेखक ने पैसे को एनर्जी, परचेजिंग पावर या गर्मी बताया है। लेखक ने पैसे को एनर्जी और परचेजिंग पावर बताया है। परचेजिंग पावर बताया। और एक चीज और है, पैसे के पावर, जो परचेजिंग पावर होता है उसका रस जो है किन और तत्वों में मिलता है, किन रूपों में मिलता है, हम कैसे महसूस करें कि वास्तव में हम पैसे का पावर का रस प्राप्त कर रहे हैं, तो किन किन चीज़ों में मिलता है। तो वो लाइन भी हमें लिख लेते हैं यहाँ क्रॉस डाल करके कि बैंक के बैलेंस, जिसके पास ज़्यादा बैंक बैलेंस है, माल अशवाब जोड़ने, ज़्यादा खूब इकट्ठा कर रहे हैं हम सब माल, खूब वस्तुएं खरीद रहे हैं शौक मौज की। और मनचाही खरीदारी, जो हमारा मन कर रहा है उसे खरीद रहे हैं, पैसे की कोई तंगी नहीं है क्योंकि हमारे पास पैसा है। मनचाही खरीदारी में पैसे की पावर का रस मिलता है।
और सर वही है, परचेजिंग पावर से क्या से है, मैंने बता दिया, पैसे की क्रय शक्ति या वस्तुएं खरीदने की प्रचुरता, मनमानी वस्तुएं खरीदने की क्षमता। लेखक के अनुसार बाजार का जादू किस राह से काम करता है? बता चुका हूँ पढ़ाते समय, आँख की राह से काम करता है। लेखक ने किस समय बाजार ना जाने की सलाह दी? जिस समय मन खाली हो उस समय बाजार नहीं जाना चाहिए। चूरन वाले भगत जी का जीवन हमें क्या शिक्षा मिलता है? उसने यही कहा था कि बाजार की चकाचौंध से आकर्षित मत हो, नहीं होना चाहिए। इस तरह की शिक्षा हमें लेखक भगत जी के जीवन से देता है। तो मित्रों, ये चीज़ें, ये पाठ की बातें मैंने आपको बताई। आज इस पाठ को हम समाप्त करते हैं। 2 पाठ गद्य के हो गए। कल नए कलेवर के साथ, नए पाठ के साथ, इसी रूप के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे नया पाठ लेकर के। और पाठ का जो नाम है आप सभी लोगों को पता है, पाठ का नाम है मजदूरी और प्रेम। तो मजदूरी और प्रेम की बातें हम आपको बताएंगे, सरदार पूरन सिंह के द्वारा रचित है। तब तक के लिए आनंद के साथ पढ़ते रहे। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।